बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर तो आप जान ही चुके होंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में धांधली के इल्ज़ामात पर मबनी जो दरख्वास्त दायर की गई, इस दरख्वास्त का कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया कि मुबैना तौर पर साजिश क्या थी और तहरीक इंसाफ का नाम इस मामले में कैसे आया है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं और फिर अदालती कार्रवाई में जिस तरीके से अचानक तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब की एंट्री हुई और फिर वो जज साहबान को बात नहीं करने दे रहे थे, रोस्टम से हट नहीं रहे थे, तो इस पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने भरमी का इजहार भी किया और उनको मुतनब्बे भी किया, उनको वार्न भी किया। तो आज की अदालती कार्रवाई से निकला क्या है? निकला नाज़रीन ये है कि मुबैना तौर पे गठजोड़ निकला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो दरख्वास्त गुज़ार थे अली ख़ान, जिनका कोर्ट मार्शल हुआ, 4 साल की उन्होंने सज़ा भुगती और फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हैं, धांधली के इल्ज़ामात लगाते हैं और उस पटिशन की तशहीर होती है, ख़बरें लगती हैं अखबारात में, टीवी पे चलती हैं और फिर वो दरख्वास्त गुज़ार जो हैं अपनी पटिशन को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग छोड़ के कतर चले जाते हैं। तो ये जो सारा मामला आज अदालत में आश्कार हुआ है, अयां हुआ है, एक तो इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा दीगर महाज पर जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो ख़ुद भी लाइक करें और फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इसको शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शेख रशीद साहब जो हमेशा मीडिया फ्रेंडली होते थे, लेकिन अब वो मीडिया से माजरत करने लगे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में उनकी जो दरख्वास्त थी कि ECL से उनका नाम निकाला जाए, तो इस दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत करते हुए एक तो वजारत दाखिला को नोटिस कर दिया है और FIA को नोटिस कर दिया है, वफाक को नोटिस किया है, जवाब मांगा है कि क्यों शेख रशीद का नाम जो है वो ECL में शामिल किया गया। लेकिन इस केस की हेयरिंग के बाद जब शेख रशीद साहब बाहर आए, मीडिया ने उनके साथ बात करना चाही, तो शेख साहब ने बात करने से माजरत कर ली। तो ये भी शाज़ो नाज़र होता है कि शेख रशीद साहब जो कि मीडिया पे आके बड़े दबंग किस्म के बयानात देते हैं और पेशगोयाँ भी करते हैं, अब वो शेख रशीद साहब जो हैं मीडिया के साथ बात नहीं कर रहे। मीडिया अगर सवाल पूछ रहा है, बात करना चाह रहा है, तो शेख साहब माजरत करके चले जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई, उसमें आज बाबर सत्तार साहब ने अदालत लगाई। तो DC इरफान नवाज़ मेमन साहब अदालत में पेश हो गए, लेकिन जज साहब ने उनको दूसरा शोकास नोटिस जारी कर दिया कि आपने अदालती अहकामात की तामील नहीं की, हुक्म अदूली की है, आप हाज़िर नहीं हुए, तो आप दूसरे शोकास नोटिस का भी जवाब दें। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि 270 दिनों में जनाब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन ने 69 MPO के ऑर्डर जारी किए। क्या इन लोगों के जिनके आपने MPO के ऑर्डर जारी किए उनको हिरासत में रखा, क्या इनके माँ बाप नहीं थे? क्या इन्होंने उम्रे पे नहीं जाना था? आपके कंडक्ट की वजह से बाबर सत्तार साहब ने इरफान नवाज़ मेमन को मुखातब करके कहा कि आपके कंडक्ट की वजह से ये मुकदमा और आपके वकला के कंडक्ट की वजह से ताख़ीर से जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है। वकील जो थे इरफान नवाज़ मेमन के, उन्होंने कहा कि दरअसल हम ये चाहते हैं कि आप ये मुकदमा किसी दूसरे बेंच में मुंतकिल कर दें। तो जज साहब ने ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और साथ में जज साहब ने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी का बेंच भी चाहते हैं। तो जज साहब ने कहा कि पीर तक जो दूसरा शोकास नोटिस है उसका जवाब जो है वो आप जमा करवा दें। और फिर शहरियार अफरीदी का एक स्टेटमेंट था जो अभी चंद रोज़ पहले दिया PTI के रहनुमा ने, अफरीदी साहब ने, वो राजा रिजवान अब्बासी ने कमरा अदालत में पढ़ा और फिर उसको पढ़ने के बाद जज साहब ने राजा रिजवान अब्बासी से कहा कि इस क्या हुआ इस बयान के बाद जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने उकसाया और उसमें कुछ ऐसी बातें की जो कि आप कहते हैं कि मुतनाज़ा हैं, इश्तियाल अंगेज़ हैं, तो क्या किसी इदारे के ऊपर, किसी इमारत के ऊपर हमला हुआ? लेकिन बहरहाल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। SSP जो जमील ज़फ़र हैं उन्होंने भी अदालत से माफ़ी मांगी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से जो है वो रोक दिया गया और अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का जो फ़ैसला है उसको महफूज कर लिया और अब 1 मार्च को नाज़रीन जो महफूज किया गया फ़ैसला है अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन
हुकूमत साजी के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन मामला तय हुए हैं, एक तो आज पीपल्स पार्टी का इजलास हो रहा है जिसमें वो ये तय करेंगे कि डिप्टी जो स्पीकर है कौमी असम्बली में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, और गवर्नर के जो ओहदे पीपल्स पार्टी को देने के फैसले किए गए हैं वहाँ पे किस किस को लगाना है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो मुंतखब पार्लिमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, उनका इजलास जो है वो तलब किया गया है, यानी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आप कह लें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका इजलास जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब करेंगे, और इसके अलावा नून लीग अपना इजलास करेगी कि नून लीग का स्पीकर कौन होगा। तो ये जो नाज़रीन हुकूमत साजी के मामला तय पाए हैं, इस हवाले से भी कुछ अंदरूनी कहानी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि सदर आसिफ अली ज़रदारी को बनाने का फ़ैसला क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नून लीग क्या कह रही थी, और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जब पेशकश की गई कि आप वज़ारत उस्मा के कैंडिडेट बने, तो इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या रिएक्ट किया। बंद कमरे में बंद दरवाज़ों में जो इजलास हुआ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का रिएक्शन क्या था, तो इस हवाले से कुछ अंदरूनी कहानी हमें पता चली है। नेक्स्ट व्लॉग में उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तोशा खाना केस की नाज़रीन आज समाअत थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, लेकिन आज भी जज साहब ने जो है क्योंकि चार्ज नहीं संभाला अभी तक, वजारत कानून का नोटिफिकेशन हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन जज साहब ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं संभाली, तो इस वजह से इस मुकदमे की समाअत को 13 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। फैसल जवेद पीटीआई के रहनुमा जो पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत लेके आए थे, आज इस्लामाबाद की मुतलका अदालत में पेश हुए और उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे वो जज कुदरतुल्लाह साहब ने जो है उनको सस्पेंड कर दिया है और 13 मार्च तक इस केस की समाअत को भी मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई है। आज नाज़रीन बड़े गंदे मैंने नोट्स लिए हैं, चलें आज आपको अपने नोट्स भी दिखा देते हैं। ये देखें नाज़रीन नोट्स हैं, तो ये नोट्स अब आपको पढ़ के सुनाते हैं कि आज कमरे अदालत में हुआ क्या। नाज़रीन 9:40 पे जब ये केस पुकारा गया अली ख़ान बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रमान साहब अदालत में पेश हुए। उनकी तरफ से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई कि आपकी हदायत के मुताबिक जो मुतलका थाना के SHO थे वो गए और वजारत दिफा के ज़रिए भी नोटिस को प्रोसेस करने की कोशिश की गई, लेकिन अली ख़ान के साथ रब्ता नहीं हो सका और जो नोटिस है जो अदालत ने कहा था कि इसकी तामील करानी है वो उनके घर के बाहर जो है वो चस्पा कर दिया गया। इस दौरान नाज़रीन शौकत बदरा साहब रोस्टम पे आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे काजी फैसल से जब पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं कि मैं वकील हूँ। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप बैठ जाएं। शौकत बसरा साहब ने कहा कि मैं कुछ गुजारिशत करना चाहता हूँ। काजी फैसल साहब ने शौकत बसरा साहब से कहा कि क्या आपको आवाज़ नहीं आ रही? उन्होंने कहा जी आ रही है। तो बसरा साहब को काजी फैसल साहब ने कहा कि तो फिर अगर आवाज़ आ रही है तो आप अपनी सीट पर बैठ जाएँ। शौकत बसरा साहब बैठ नहीं रहे थे, अपनी बात किए जा रहे थे और रोस्टम से हट भी नहीं रहे थे। अदालत उनसे कह रही थी कि आप खामोश हो जाएं, अभी हम एडिशनल अटॉर्नी जनरल से बात कर रहे हैं। और इस पे शौकत बसरा साहब ने कहा कि मैं एक बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूं, मैं मुंतखब रुकन असम्बली भी हूं, तो मुझे बात करनी दी जाए, मैं गुजारिशत करना चाहता हूं। महोदय मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि आप इस केस में वकील नहीं हैं, आप बैठ जाएँ। और जो दरख्वास्त गुजार है अली ख़ान, वो तो अपना मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। तो शौकत बसरा साहब सीट पर बैठ गए और जो रिपोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने पेश की आमिर रमान साहब ने, उसके बाद काजी फैसल साहब ने उनसे ये पूछा आमिर रमान साहब से कि ये शख्स कौन है अली ख़ान। तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रमान साहब ने बताया कि 2012 में इस शख्स का कोर्ट मार्शल हुआ था, इस पर बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम था। 5 साल की इनको सज़ा हुई और 5 साल की सज़ा में 1 साल की रिमिशन यानी 1 साल की कमी की गई। 4 साल तक ये जेल में रहे और कलदम तंजीम से इनका ताल्लुक़ जो है वो साबित हुआ और ये जो है वो इनका सारा कुछ उन्होंने बयान कर दिया। अब नाज़रीन आप ये अंदाज़ा करें कि ये कलदम तंजीम का रुकन निकला, इसी इल्ज़ाम के ऊपर फ़ौज से इनको बरतरफ़ किया गया ब्रिगेडियर के रैंक से, और जितने इनके मराद थे, जितने इनके अवार्ड्स थे, जो इनको चीज़ें मिले फ़ौज की तरफ से, वो तमाम चीज़ें वापस ले ली गई। अब ये कलदम तंजीम का मतलब उस वक्त फ़ौज में बगावत करना चाह रहे थे, कलदम तंजीम के साथ ताल्लुक़ इनका वास्ता था, वाबस्तगी थी। तो एक शख्स जो बगावत के इल्ज़ाम पे एक कौमी सलामती के इदारे से निकाला गया, वो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लेके आता है, जिसमें फिर इदारों को टारगेट किया जाता है कि धांधली हुई है और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कलअदम करार दिया जाए। अब इसी केस को चलाने के लिए वो जनाब अली ख़ान खुद तो नहीं आते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुँच जाते हैं। अब अगर शौकत बसरा साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि पार्टी का फ़ैसला ना हो, पार्टी की कंसेंट के बगैर वो पहुँचे हों।
और आके ये कहना चाहें कि हम इस केस को चलाना चाहते हैं या हम कोई गुजारिशात करना चाहते हैं, तो आज इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैं पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं जिस तरीके से मीडिया पे बना के, सोशल मीडिया पे बना के पेश की जा रही हैं। एक ये पटिशन लेके आते हैं, पटिशन दायर करने के बाद ये वापस लेने की दरख्वास्त दे देते हैं और वापस लेने के लिए भी खुद अदालत में नहीं आते, बैरून मुल्क चले जाते हैं। उधर से कमिश्नर का स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट देता है तो वो वीडियो वाली बैलेट पेपर छपने वाली वीडियो सामने आ जाती है। चीफ जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ एक ख़त लिख दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े का मुतालबा आता है। तो ये नाज़रीन तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक तासुर देती हैं कि इनका आपस में लिंक है, कड़ियाँ कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं। लेकिन बहरहाल काजी फायसा साहब ने पूछा, जब ये उनके बारे में बैकग्राउंड पेश किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब ने, कि 2002 में आर्मी चीफ कौन थे? आमिर अमान साहब ने कहा कि उस वक्त इशफाक परवेज़ कियानी साहब थे। काजी फायसा साहब ने कहा कि क्या ये अपने साथ नाम के साथ ब्रिगेडियर लिख सकते हैं? आमिर अमान साहब ने कहा नहीं लिख सकते। फिर काजी फायसा साहब ने कहा कि अली खान साहब ने एक ईमेल भेजी है जो सुप्रीम कोर्ट का फिक्सेशन ब्रांच है उसको, जिसमें वो ये कहते हैं कि 19 फरवरी को ये ईमेल भेजी गई, जिसमें वो कहते हैं कि वो फ़ौज के साबिक ब्रिगेडियर हैं और वो कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं। उस ईमेल में कुछ गुजारिशात उन्होंने की हैं कि मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ, अदालत से माजरत चाहता हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ, और इस तकलीफ दही पे कि मैंने पटिशन दायर की और पटिशन दायर करने के बाद वापस लेना चाहता हूँ, तो इस तकलीफ दही पे मैं अदालत से माजरत खा हूँ और अदालत से माफ़ी चाहता हूँ। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि ये विड्रॉल की एप्लीकेशन इन्होंने तो पटिशन दायर करने के बाद ये जनाब कतर चले गए हैं। काजी फायसा साहब ने कहा कि 12 को दरख्वास्त दायर हुई, 13 को फरवरी को जो है वो अपना इन्होंने टिकट ख़रीदा है। अली खान साहब ने 1 लाख कुछ हज़ार रुपये का और रिटर्न टिकट भी नहीं ख़रीदा, यानी कतर जा रहे हैं, दोहा गए हैं, दोहा से बहरीन चले गए हैं, अब वापस कब आना है उसकी इन्होंने टिकट नहीं ली। काजी फैसल साहब ने कहा कि आमतौर पर जब बंदा कोई बाहर जाता है तो वो रिटर्न टिकट लेके जाता है कि मैंने वापस कब आना है। तो क्या ये अजीब सी बात नहीं कि आप पटिशन फ़ाइल करें, फ़ाइल करने के बाद दूसरे तीसरे दिन आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ? तो इसने जो ईमेल किया, काजी फैसल साहब ने कहा कि उसके साथ इन्होंने अपना बोर्डिंग पास भी लगाया है, अपना पासपोर्ट भी लगाया है और एग्ज़िट की, पाकिस्तान से एग्ज़िट की FI की स्टैंप भी लगी हुई है। तो हमारी ब्रांच ने इसकी तस्दीक भी कराई है। तो चीफ साहब ने एडिशनल अटॉर्नी आमिर अमान से पूछा कि क्या आपका बयान रिकॉर्ड कर लें कि ये दरख्वास्त गुजार का कोर्ट मार्शल हुआ है, ये सज़ा याफ्ता है? तो इस पर आमिर अमान साहब ने कहा कि बिल्कुल रिकॉर्ड कर लें। लेकिन फिर काजी फायसा ने पूछा कि इसका मतलब क्या है कि एक दरख्वास्त आती है, अखबारात में ख़बरें छप जाती हैं, TV पे ख़बरें छप जाती हैं और वो बंदा दरख्वास्त दायर करने के बाद बैरून मुल्क चला जाता है और वो रिटर्न टिकट भी नहीं लेता कि कब उसकी वापसी होनी है। इस दौरान आज शौकत बसरा साहब को दोबारा से काजी फायसा साहब, क्योंकि उन्होंने बिठा दिया था, रोशनों पे बुलाते हैं। अब शौकत बसरा साहब रोशनों पे आते हैं, बात क्या करते हैं कि मेरे कुरान पाक मेरे हाथ में है और मैं मुंतखब रुकने पार्लिमान हूँ। जब कुरान की बात की तो काजी फायसा साहब ने कहा कि रुक जाएँ। एक तो आप, क्योंकि बसरा साहब बता चुके थे कि वो हाई कोर्ट के वकील हैं, तो काजी फायसा साहब ने कहा कि आप जब हाई कोर्ट के वकील हैं तो फिर आप ये काला कोट के पहन के रोस्टम पे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं। और फिर काजी फायसा ने कहा कि इस केस का आपका ताल्लुक़ क्या है? तो शौकत बसरा साहब फिर वो अपनी बातें करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का, जब सबसे बड़ी जमात की बात की तो काजी फायसा ने कहा कि यहाँ पर तकरीर ना करें। तो शौकत बसरा ने कहा क्या मैं कुछ बोलूँ, मुझे कुछ गुजारिशात करने की इजाज़त है, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? काजी फायसा ने कहा कि पहले आप हमारी बात सुन लें। काजी फायसा ने कहा कि इखलाक तो जैसे छोड़ दिया गया है, आप ये बताएं कि इस केस से आपका ताल्लुक़ क्या है, आप क्यों आए हैं इस केस में आप क्यों खड़े होकर बात करना चाह रहे हैं? शौकत बसरा साहब ने कहा कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो काजी फायसा साहब ने कहा तो फिर आप बैठ जाएं अगर आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। काजी फायसा साहब ने कहा कि बार काउंसिल का कोड ऑफ कंडक्ट है कि कोई वकील किसी दूसरे केस में मदाखलत नहीं कर सकता, अगर मदाखलत करेगा तो कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और काजी फायसा साहब ने कहा कि वो कार्रवाई कंटेम्प्ट, तौहीन अदालत की भी हो सकती है, आप वकालत के लाइसेंस से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब ने शौकत बसरा साहब से कहा कि पार्टी तो केस चलाने नहीं चाहती, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अली खान केस चलाने नहीं चाहते और आप अदालत में आ जाएं कि मैं ये केस चलाना चाहता हूँ, आप अपनी दरख्वास्त दायर कर दें, ये केस नहीं चलेगा आपके कहने के ऊपर। यानी PTI अपनी दरख्वास्त नहीं दायर कर रही और अली खान के केस को चलाना चाहती है, उसमें कुरान पाक भी लेके आए हैं। अब ये क्या किया जा रहा है नाज़रीन? अदालतों में कुरान पाक तो नहीं उठाए जाते, अदालतों में बात तो सबूत की होती है। हमारी जो अदालतें हैं, आइन की बात होती है, कानून की बात होती है, शवाहिद की बात होती है, डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, लेकिन वो कहीं पे है नहीं। काजी फायसा साहब ने कहा कि अब क्या करें
क्या सारे इदारों को तबाह कर रहे हैं? वो साहब टिकट लेके चले गए, अदालती हुक्म को जो प्रोसेस है उसको उन्होंने अंडरमाइन करने की कोशिश की, अब्यूज़ करने की कोशिश की। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान को दुनिया भर में मजाक बना दिया गया है और उन्होंने दरख्वास्त दायर की और ये भी नहीं बताया अली ख़ान ने कि उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत साहब, उनसे अदालत ने पूछा कि अब क्या करें। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा और शहजाद शौकत साहब ने कहा कि मिसाली जुर्माने के साथ ये पटिशन आप रद्द करें। काजी फैसल साहब ने कहा कि इनको देख लें। शौकत बसरा साहब का नाम नहीं लिया, उनकी तरफ मतलब वो नाम लिए बगैर बात कर रहे थे कि ये अदालती फोरम को तकरीर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और फिर काजी फैसल साहब ने वो जो हफ्ते के रोज़ खबरें चली कि कमिश्नर के स्टेटमेंट के बाद, लियाकत अली चट्टा के बयान के बाद काजी फैसल साहब ने कोई इजलास बुला लिया, 5 जजेस उसमें शरीक थे, उसमें फ़लाँ जज ने ये बात की, फ़लाँ जज ने ये बात की। काजी फैसल साहब ने कहा कि मीडिया पे कोई कदर नहीं, मीडिया आज़ाद है लेकिन मीडिया सच बोले, ये मतलब नहीं है कि मीडिया झूठ बोले। काजी फैसल साहब ने कहा कि हफ्ते के रोज़ झूठी खबर चली कि मैंने 5 जजेस का इजलास बुलाया है, किसी जज से मेरी हफ्ते के रोज़ मुलाकात नहीं हुई, कोई इजलास नहीं हुआ और इसी बुनियाद के ऊपर, झूठी खबर की बुनियाद के ऊपर 6 प्रोग्राम हो गए। अब हम क्या करें भाई? अगर आपके पास कोई खबर है, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची है तो आप तस्दीक को कर लो कि कोई इजलास हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन खबर चला दी गई कि 5 जजेस का इजलास हुआ है। काजी फैसल साहब ने कहा कि इस खबर के चलने के बाद मेरे साथी जजेस का जिनका नाम आया उनका मुझे फ़ोन करके मुझसे रब्ता करके पूछने लगे कि जनाब इजलास में क्या फ़ैसला हुआ है। वो साहब जिन्होंने खबर दी वो अपनी खबर पे खड़े होंगे, वो अपनी खबर को वापस नहीं लेंगे। आजकल रेटिंग के चक्कर में जो है वो इस तरह की खबरें दी जाती हैं। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि जो जेन्युइन साफ़ी हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं और इन साहब का कोर्ट मार्शल हुआ है, अली ख़ान साहब का 1 वे टिकट लेके चले गए, तो इसका क्या मतलब है? मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि जिन जजेस का इजलास में नाम लिया गया कि वो इजलास में शरीक थे, मैंने उनके साथ रब्ता किया तो वो तो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे। जिन जजेस का नाम लिया गया वो तो लाहौर में मौजूद थे। काजी फैसल साहब ने कहा कि हर इदारे का एहतराम है, मीडिया का बड़ा एहतराम है, इदारों पर मीडिया का चेक होता है, लेकिन मीडिया सच बोले। अगर खबर गलत चल गई तो उसकी तरदीद भी करें। ऐसा तो नहीं कि आप खबर चला दें और फिर उसकी तरदीद भी ना करें, और तरदीद भी फिर उसी प्रोमिनेंस की होनी चाहिए जिस तरीके से आपने खबर को नुमायाँ करके चलाया। कोई इजलास बुलाया गया तो फिर तरदीद भी उसी तरीके से नुमायाँ करके चलानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेटिंग बढ़ गई, झूठी खबर से रेवेन्यू आ गया, तो बस। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि इजलास की खबर मेन मीडिया पे चली, वी लॉ की बात नहीं उनकी, उनका सोशल मीडिया पे नहीं, मेन जो कन्वेंशनल मीडिया वहाँ पे खबर चली। और फिर मुसर्रत अली साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, बल्कि दिलचस्प रिमार्क्स दिए। मुसर्रत अली साहब ने कहा कि ना सिर्फ इजलास की खबर चली बल्कि यहाँ तक खबर में जो है वो अमलगमेशन की गई, अमेज़ की गई कि जजेस में डिस्कशन क्या हुई, किस जज ने क्या बात की, यहाँ तक बात कर दी गई। काजी फैसल साहब ने फिर उसी की बात की कि इन साहब का क्या किरदार है, शौकत बसरा साहब का नाम नहीं लिया, इस केस से इनका कोई ताल्लुक बनता नहीं तहरीक इंसाफ का, फिर ये क्यों आए हैं, इस केस से शौकत बसरा की दिलचस्पी क्या है। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर अगर हम चलें, ये अपने आप को वकील कहते हैं, ये तो वकालत से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि हम इनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, लेकिन इनको भी अपना कंडक्ट देखना चाहिए। और फिर वो जो कलदम करार देने वाली बात है वो भी की गई। और फिर वो पूरा आर्डर अदालत ने लिखवाया कि ये जो अपने जनाब अली ख़ान साहब हैं, इनका कैसे जो है वो कोर्ट मार्शल हुआ, और फिर इनकी जो ईमेल आई उसका जिक्र किया गया, और फिर इनकी दरख्वास्त का जिक्र किया गया। तो बहरहाल ये सारी दरख्वास्त का जिक्र करने के बाद अदालत ने कहा कि 5 लाख के जुर्माने के साथ ये पटिशन खारिज की जाती है। और फिर आखिर में चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि लगता है कि मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ जो है वो काम हो रहा है, आइन इदारों को बदनाम करना चाहते हैं, ये बज़ाहिर मकसद नज़र आता है। शहजाद शौकत साहब ने कहा कि अदालती जो प्रोसेस है उसका गलत इस्तेमाल हुआ। तो फिर नाज़रीन आगे चल के काजी फैसल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ये क्या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं कि पटिशन फ़ाइल करो और फिर मुल्क से बाहर निकल जाओ, उस पटिशन की तशहीर कराओ, मुल्क से बाहर चले जाओ। रियासत इन चीज़ों को क्यों नहीं देखती। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि हमने नोटिस किया तो पता चला कि ये शख्स तो सज़ा याफ्ता है, इसका तो कोर्ट मार्शल हुआ है। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि मुल्क कैसे तबाह होता है, मुल्क ऐसे तबाह होता है जब आप इदारों को टारगेट करते हैं। मुल्क में 2-3 तो इदारे हैं, एक अदलिया है, एक पार्लिमान है, 1-2 और इदारे हैं। तो जब इदारों को टारगेट करेंगे, इदारों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगेंगे, तो इदारे जब तबाह होंगे तो मुल्क तबाह होगा। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल हमने आपके साथ शेयर किया। तो 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं शहजाद शौकत साहब, उनकी तरफ से कहा गया था कि अली ख़ान पे
10 लाख रुपए का जुर्माना किया जाए, एटलीस्ट 10 लाख रुपए का। लेकिन काजी फैसल साहब ने 5 लाख रुपए का जुर्माना किया है। तो अब चीज़ें नाज़रीन आपके सामने आ चुकी होंगी कि कैसे, कहाँ से कौन उठता है, वो नहीं आता, फिर कौन आ जाते हैं। ये खुद आप फैसला करें कि कैसे खेला जा रहा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।